माइंड प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि आगे जो वायरस फैलेगा या वायरस जो आएगा वो उसका नाम ज़ॉम्बी होगा। कदम से कदम उठाकर अपने हितैषियों को बचाने का प्रयास करें। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, इस रीजन के पीछे जुड़ा एक बहुत बड़ा सच का आईना आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं रूपेश। क्रांति युद्ध चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रूस का साइबेरिया इलाका जो -50 डिग्री सेल्सियस जहां तापमान रहता है, यानी चारों ओर बर्फ़ रहती है और उसी बर्फ़ के नीचे ज़ॉम्बी वायरस दबा हुआ है। इस बात को कौन बोल रहा है? रूस, फ्रांस और जर्मनी के वैज्ञानिक अब कहने लगे हैं। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं कि आज से 7 साल पहले जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया जा रहा था, पैंडेमिक आई, इंजेक्शन लगा, कैंडी आई, और उसके बाद आप देखेंगे कि सीधी साइडों में ज़ॉम्बी नाम का एक गेम आने लगा। फिर आपने देखा होगा कि ज़ॉम्बी की बहुत सारी फिल्में बनाई गई हॉलीवुड और बॉलीवुड में, और ये फिल्में सन 2012 में बनी, उसके पहले बनी, और 1997 में भी इस फिल्म को बनाया गया जिसे ज़ॉम्बी नाम दिया गया। और ज़ॉम्बी फिल्म में क्या होता था? ज़ॉम्बी किस्म का एक वायरस होता था जो कंपनियों की लापरवाही से वायरस फैल जाता है और फिर लोग संक्रमित होने लगते हैं, एक दूसरे को खाने लगते हैं, यानी अमानवीयता फैल जाती है, फिर एक दूसरे को लोग मारने लगते हैं, जान के दुश्मन हो जाते हैं। और आज से मैंने कम से कम 5 साल पहले आपको बताया था कि आने वाले समय में ये पूरी माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है। इसी माइंड प्रोग्रामिंग के तहत आप आगे वाले समय को देखेंगे, जो आने वाला समय है यानी अभी जो चल रहा है, कि लोगों को स्पष्ट रूप से बताया जाने लगेगा कि ज़ॉम्बी नाम का एक वायरस है, जो आपको हॉलीवुड और बॉलीवुड के माध्यम से समझाया जाता था। जो नेटफ्लिक्स आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी मूवीज़ रिलीज़ करती हैं जिसमें पूरी माइंड प्रोग्रामिंग रहती है कि आने वाले समय में किस टाइप के वायरस फैलेंगे, कैसे अशांत होगा मनुष्य और मानव को कैसे खाएगा। दिन दहाड़े एक मानव दूसरे मानव को जिंदा खा जाएगा। आज उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, माइंड प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि आगे जो वायरस फैलेगा या वायरस जो आएगा वो उसका नाम ज़ॉम्बी होगा। 48,500 वर्ष पहले के जो वायरस हैं, जो बर्फ़ में दबे हुए हैं, साइबेरिया की बर्फ़ के नीचे दबे हुए हैं। अब बताया जा रहा है कि बॉन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 1979 से लेकर सन 2000 तक 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है साइबेरिया का, जिस कारण से बर्फ़ पिघल रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सब कुछ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अब ताज्जुब की बात यह है कि वैसे भारत का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो भारत के टेम्परेचर में आज़ादी से लेकर अभी तक का अगर हम टेम्परेचर देखेंगे तो सीधा 12 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी कभी कभी देखी जाती है, कभी कभी तेज़ी से गर्मी पड़ जाती है, तो टेम्परेचर घटते बढ़ते रहते हैं। अब ये सब कुछ थोप दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, क्योंकि जो 17 सस्टेनेबल गोल हैं वो कहीं ना कहीं जो एलिट्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, उनको अप्लाई करवाना है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये कंट्रोल पॉलिसी के तहत सब कुछ होगा। कार्बन फुटप्रिंट्स आपके गिने जाएंगे, कंट्रोल पॉलिसी में आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं, आप लैट्रिन जा रहे हैं तो कितनी मैथेन गैस उत्सर्जित कर रहे हैं, आप जो भोजन कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं तो उसके कारण कितनी मैथेन उत्पन्न हो रही है। तो यानी जो बिजली का मीटर आपके घर में लगता था, पानी का मीटर जो आपके घर में लगता था, वैसे ही मीटर ये लोग आपकी लैट्रिन के ऊपर लगाने वाले हैं। आपके शायद चिप के माध्यम से ये भी कंट्रोल हो जाएगा कि एक व्यक्ति क्या खा रहा है जिस कारण से ज़्यादा मैथेन गैस उत्पन्न हो रही है। यानी यहाँ तक ये कंट्रोल पॉलिसी में पूरा प्लान 17 जो सस्टेनेबल गोल हैं उसके आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले लोगों को डराया जाएगा कि अब देखो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आप देखें कि -50 डिग्री टेम्परेचर जहाँ रहता है वहाँ पर वायरस दबे हुए हैं और वायरस ज़ॉम्बी हैं। पहले माइंड प्रोग्रामिंग की गई हॉलीवुड बॉलीवुड के माध्यम से, फिर ज़ॉम्बी नाम का गेम आया। आप इस गेम में देखेंगे कि बच्चों की भी कैसी माइंड प्रोग्रामिंग की गई कि गेम खेला जाता है तो उसमें देखें कि उसको सुध नहीं रहती है, यानी उसका मांस झड़ रहा है, नीचे हड्डियां बची हैं, खून पूरा नीचे लथुर रहा है, तो भी उसे सुध नहीं रहती है। तो ये जीते जागते ज़ॉम्बी बना रहे हैं। अभी बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया है, आप देखें किस तरीके से उनकी माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है। जो बच्चों की एकाग्रता है, उस बच्चों की एकाग्रता को कहाँ किस ओर मोड़ा गया है, और कहीं ना कहीं ये सब ज़ॉम्बी पने की ओर ही लेके जाया जा रहा है। वैसे गुजराती भाषा में ऐसे ज़ॉम्बी को गांडक થઈ ગયો એવું बोले छे, एंड ज़ॉम्बी हिंदी भाषा में बोला जाता है, इसे मजाक का वर्ड है, मतलब व्यक्ति ज़ॉम्बी मतलब वायड़ा हो गया। और ये वो ज़ॉम्बी है कि जो दिल और दिमाग से पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। पहले लोगों को एक टाइटल दिया गया प्यार का, फिर आप देखें कि युवा कैसे अपने दिल को बाहर निकाल कर घूमते हैं, यानी
दिल बेहाल हो गया, फिर युवा बेहाल हो गया, युवा की मति गति बेहाल हो गई और फिर उन्हें जॉम्बी बनाकर पूरी तरह से बेहाल करने की प्रोसेस में आज कौन लेके जा रहे हैं। फिर ये जब जॉम्बी बन जाएंगे तो इनको कंट्रोल पॉलिसी के लिए अपने लिए यूज किया जाएगा। मतलब व्यक्ति को गुलामी की किन दास्ताओं में जकड़ने का पूरा प्रयास चल रहा है। आप देखें कि भारत में कैसे परिवार व्यवस्था को तोड़ा जा रहा है। आप देखें कि एक मनुष्य को किस हद तक तोड़ा जा रहा है, उसको पूरा शोषित किया जा रहा है। उसका जो खून है, खून का एक एक कतरा को भी अपने कंट्रोल पॉलिसी के तहत हजम करने की बातें चल रही हैं। अब जो दृश्य आया इस पर थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं कि अब जॉम्बी वायरस पहले हमने कभी नहीं सुना होगा कि वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है और वैज्ञानिकों ने जॉम्बी वायरस पाया है, लेकिन आप ऑफिशियल जी न्यूज़ में आज देखेंगे, इस प्रोग्राम को देखेंगे, डीएनए प्रोग्राम को देखेंगे तो स्पष्ट रूप से जो वहाँ के एंकर हैं वो पूरी माइंड प्रोग्रामिंग के तहत अब स्पष्ट रूप से बोलने लगे कि अब जॉम्बी वायरस पाया गया है। अब इस बात को वैज्ञानिक बोल रहे हैं, भाई कौन झुठला सकता है। फ्रांस, रूस और जर्मनी के वैज्ञानिक बोलने लगे हैं। अभी यही चीज़ आज से आप 30 साल पहले देखेंगे तो बॉलीवुड के माध्यम से जॉम्बी फिल्म बनाई जा रही थी, पूरी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही थी और ये होना ही है। मैं भी 5 साल पहले कई एपिसोडों में आपको बता चुका हूँ कि ये लोग किस हद तक कहाँ लेके जाएंगे। यानी मानवता को पूरी तरह से तार तार करने की पॉलिसियाँ चल रही हैं। अब इन तमाम बातों से क्या सिद्ध हो रहा है, अभी आप एक छोटा सा लॉजिक समझिए। आज़ादी के बाद यहाँ पर एसियाँ नहीं हुआ करती थी, एसी नहीं होती थी, फ्रिज नहीं होते थे, आप देखें वॉशिंग मशीन या फिर कोई भी टेम्परेचर को गर्म करने वाली चीज़ें नहीं हुआ करती थी। रोड नहीं बनते थे। क्यों रोड नहीं बनते थे भाई? हमारे ऋषि मुनि पागल थोड़क थे कि उन्होंने डामर के रोड क्यों नहीं बनवाए, जबकि ये सारी टेक्नोलॉजी थी। हमारे ऋषि मुनियों ने तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार करके रखा था, लेकिन उनको पता था कि इस इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या क्या हानियाँ आने चलते हो सकती हैं। अगर हम आर्टिफिशियल जो चीज़ बना रहे हैं ये प्रकृति के विरुद्ध है, इससे मनुष्य विनाश की ओर लेकर प्रकृति के साथ ही अत्याचार करेगा। रोड बनाए गए, क्यों बनाए गए? क्या हमारे राजा महाराजा रोड नहीं बना सकते थे क्या? कि उनको पता नहीं थी, प्रोसेस पता नहीं थी क्या? वो भी बैलों को बराबर पैरों में कील गड़वाकर और चक्का जो है वो टायर के बनाकर बराबर रोडों में दौड़ा सकते थे। 1 घंटे में कई 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते थे, लेकिन रोड नहीं बनाए उन्होंने। उनको पता था कि भारत की प्रकृति श्वास लेती है, जमीन धरती श्वास लेती है और उसके ऊपर चादर ढकना, इतनी मोटी परत की चादर ढकने से क्या हाल होगा। और वही हुआ, रोड बनाए गए, ग्लोबल वार्मिंग को खतरा हुआ। अभी कंपनियों ने इस देश में अच्छे से व्यापार किया, जगह जगह एसियाँ लगवा दी और अब चिल्लाने लगे हैं कि आपकी एसी से जो मैथेन गैस उत्पन्न हो रही है, गर्मी उत्पन्न हो रही है, इससे ग्लोबल वार्मिंग को खतरा हो रहा है। काम करना पहले ये सिखाते हैं। अभी मनुष्य दाल चावल रोटी खाता है, दाल चावल रोटी पच जाती है और वो जीवाणु जो होते हैं प्रकृति के, उनको वो चीज़ें लैट्रिन बाथरूम के रूप में मिलती हैं, वो खा के हजम कर जाते हैं। मतलब पूरी खाद्य श्रृंखला का एक प्रोसेस चलता है। अब ये किस प्रोसेस में लाए? पहले लोगों को अमानवीय बनाया, लोगों को मांसाहार केमिकल को खाने के लिए प्रेरित किया। अब जो केमिकल खाकर जो मैथेन गैस उत्पन्न कर रहे हैं वो भी केमिकल ही निकलेगी। अब वो केमिकल कोई स्पेशल हजम करने वाला जीवाणु तो परमात्मा ने बनाया नहीं है या जीव प्रकृति ने बनाया नहीं है। अब इसको हजम करने वाले जीवाणु तो है नहीं, तो स्वाभाविक ही ये जो केमिकल बनाया, लोगों को खिलाया, अब उससे ग्लोबल वार्मिंग को खतरा हो रहा है। अब ये बता रहे हैं कार्बन फुटप्रिंट को कंट्रोल करो, तो मतलब आपके पेट में लॉक लगा देंगे। अभी आप कुछ समय पहले देखें कि जो बिल गेट है, जो अमेजॉन का मालिक है, वो लोगों को कॉकरोच खाना सिखा रहे हैं। जीवाणु, वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो खाना सिखा रहे हैं। क्यों सिखा रहे हैं? बोले कि इससे कि कार्बन ज़्यादा उत्पन्न नहीं होता है, मैथेन गैस उत्पन्न नहीं होती है, रोटी चावल खाने से जो आपको प्रोटीन मिलता है उसकी अपेक्षा आप ये कीड़े खाओ। इस कीड़े को खाने से ये एनर्जी भी उतनी देगा और आपके पेट में पच जाएगा और मैथेन गैस उत्पन्न नहीं होगी और ग्लोबल वार्मिंग को खतरा नहीं होगा। ये मतलब यहाँ तक इस प्रोसेस को ये लेकर आए हैं। अब आपको जो बोलते थे कि हम आपको कीड़े मकोड़े खा के खाने लायक हम बना देंगे, पहले ऐसी गालियाँ लोग दिया करते थे। आज जो बड़े बड़े एलीट्स हैं वो इंसान को जीता जागता कीड़ा मकोड़ा खाने के योगी ही बना रहे हैं और अब टाइटल भी दे रहे हैं कि आप इसे खाओ। आप देखें चाइना में वगैरह सभी जगह ये माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है, यहाँ तक कि ये माइंड प्रोग्रामिंग लोगों को हजम हो जाए। आप देखें कि बड़े बड़े हॉलीवुड और बॉलीवुड के जो स्टार हैं वो खुद कीड़ा मकोड़ा खा के दिखा रहे हैं चॉकलेट की तरह कि कीड़ा मकोड़ा कितना स्वादिष्ट होता है, मतलब कॉकरोच कितना स्वादिष्ट होता है। इससे वो थोड़ा सा भूंजते हैं और खा जाते हैं। मतलब ये देखें आप, ये चल रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आज के विश्लेषण में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जॉम्बी वायरस के बारे में हमने आपको 5 साल पहले बात की थी किस टाइप का वायरस आएगा। और आप देखें कि जब पैंडेमिक आई, तो जब ये इंजेक्शन कैंडी वगैरह चली, तो आप देखें जॉम्बी नाम के गेम आए। और अभी आप देखें कि फ्रांस और वैज्ञानिक और जो भी
वैज्ञानिक है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ज़ॉम्बी नाम का वायरस साइबेरिया की बर्फ़ों के नीचे दबा हुआ है। 48,500 वर्ष पुराना यह वायरस है और इस टाइप के वायरस बहुत तेज़ी से दबे हुए हैं वहाँ पर। और जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग अगर पिघल जाती है तो वायरस ये समाज के बीच में आ जाएंगे। अब सोचने की बात यह है कि भारत का टेम्परेचर देख लें तो कभी कभी तो ये 6 डिग्री टेम्परेचर जो बढ़ा है साइबेरिया का, और ये उतना दहशत दिखा रहे हैं ये लोग, तो ये 6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। 50 साल के अंतराल में बढ़ते घटते रहते हैं टेम्परेचर। लेकिन आपको किस तरीके से माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है, भाई ग्लोबल वार्मिंग के प्रति सतर्क हो जाओ। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि सिलेबस में भी वही ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में क्या क्या पढ़ाया जाता है। अभी ईपी वेव्स मैंने आपको बताई थी कुछ समय पहले एपिसोड में। ईपी वेव्स सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती हैं गायों को काटने में, बड़े बड़े जीव जंतुओं को काटकर जो उनकी आहें निकलती हैं वो सीधी सीधी ईपी वेव्स उत्पन्न करती हैं, सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को खतरा करती हैं। यानी कि उनकी ईपी वेव से सीधा छिद्र हो जाता है, जो हमारी परत है वो जो उनकी वहाँ तक प्रभावित हो जाती है। तो इनको ईपी वेव्स में कंट्रोल तो करना नहीं है, इन्हें कत्ल खानों में कंट्रोल तो लगाना नहीं है, इन्हें गायों को काटने मारने और भैंसों को, जो बड़े बड़े जानवर हैं उनको आसानी से काटे जा रहे हैं वो, और जितनी दुकानें यहाँ मटन चिकन की खुल रही हैं उसमें उन्होंने कंट्रोल तो करना नहीं है। अब बोलते हैं कि आर्टिफिशियल हम लेबोरेटरी में उत्पन्न किया हुआ मांस लोगों को देंगे। ये जो 17 सेंसिटिव गोल हैं उसमें ये दिखाया गया है। तो भाई ये जो आर्टिफिशियल आप सिखा रहे हैं लोगों को, फिर बोले जीव जंतुओं को मारना नहीं पड़ेगा। ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं कंट्रोल पॉलिसी के तहत, ये बड़ा आश्चर्य लगता है। मतलब ईपी वेव्स कंट्रोल नहीं करनी है। अब इन तमाम बातों में जहाँ पर काम करना चाहिए वहाँ काम ना कर ये लोग ग्लोबल वार्मिंग का खतरा दिखाकर हर चीज़ को भयभीत करवाकर, इंसान को भयभीत करवाकर अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। ये कितनी बड़ी बात जो प्रोसेस चल रही है आज के समय, देखा जाए तो बड़ा ही दर्दनाक समय आने वाला है। और मैं आपको हमेशा बताता रहा हूँ कि ऐसे दर्दनाक समय में समाज को सही मार्गदर्शन उनके सही हितैषी ही देते हैं। अब हितैषी कौन है? भारत देश को हमेशा संतों ने संभाला है, भारतीय संस्कृति को संतों ने संभाला है। यानी कि जितनी भी संस्कृति प्राचीन रही, 4 संस्कृति प्राचीन थी, उनमें से 3 संस्कृतियों की तो लोग धज्जियां उड़ा चुके हैं, बस एक संस्कृति बची हुई है। और उस संस्कृति को संभालने का काम हमारे हितैषियों यानी संतों ने किया है, जो ज्ञानी संत हैं उनके मार्गदर्शन में हुआ है। भारत देश में सब कुछ करना था इन्हें, इसीलिए इन्होंने सबसे पहले टारगेट बनाया कि इनके जितने हितैषी हैं उनको साफ करो। आज देखें आप, संत आसाराम जी बापू जो बड़े पैमाने में जन जागरण का काम कर रहे थे, लाखों लोगों को एक साथ एक दिन में जोड़ रहे थे। आप देखें उनका प्रोग्राम होता था तो लाखों लोग एक साथ बैठकर वो क्या सिखाते थे? अध्यात्म की बातें सिखाते थे। तुम्हें कैसे खाना है, पीना है, केमिकल से कैसे बचना है। यानी कि पेप्सी, कोका कोला जैसी चीज़ें जो केमिकल युक्त हैं, यहाँ तक कि चाय आप देख लेंगे। चलिए आप मेरी बातों पे सोचते हैं कि आप संत आसाराम जी बापू का पक्ष लेते हैं और आप उनकी महिमा गाने लगते हैं, यानी कोई भी टॉपिक उठाते हैं उसमें आप संत आसाराम जी बापू को जोड़ देते हैं। आप प्रैक्टिकल देख लीजिए ना, संत आसाराम जी बापू के कोई भी साधक के घर में आप जाइए, वो चाय तक नहीं पीता। जो सरकारें केमिकल की बात करती हैं, हम तो केमिकल लोगों से, केमिकल से बचाना चाहते हैं समाज को। आप देखें पहले कि संत आसाराम जी बापू से जुड़े ऐसे लोग हैं जो चाय तक नहीं पीते, यानी केमिकल नहीं पीते। जब जो व्यक्ति चाय पीना ना सीखा, उसने चाय पीने के लिए इनकार किया, उसने चाय को उसने विष समझा, केमिकल जहर समझा, तो ये किसकी बदौलत समझा? उन्हें संत आसाराम जी बापू ने सिखाया। जब संत आसाराम जी बापू इतने लेवल तक केमिकल से बचाव करने की पॉलिसियाँ समाज को दे रहे हैं, लोगों को सफल, सुलभ और अच्छा प्राकृतिक जीवन सिखा रहे हैं, यहाँ तक कि मानव के अंदर मानवता स्थापित हो, शांति स्थापित हो, ज्ञान स्थापित हो, इसलिए अध्यात्म का उन्होंने ज्ञान दिया। अब ऐसे स्वाभिमानी संत जो ज्ञानी संत होते हैं वो समाज में बड़े इनको खटक रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको परिवार व्यवस्था तार तार करनी थी, इन्हें लोगों के अंदर वो विचारधारा भरनी थी जिससे कि व्यक्ति जॉम्बी बन जाए। आजकल आप देखें जो मुर्गी छाप बच्चे पैदा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे कैसे पैदा होते हैं जिनकी 2 साल की उम्र में आप देखें चश्मा लग जाता है, बच्चा पैदा नहीं हो पाता है, कॉलेज में भर्ती नहीं हो पाता, उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। आप उनकी हड्डियों का एक लेवल देखें। भीष्म जी, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 5000 साल पहले के ही योद्धा रहे हमारे भीष्म जी, जिन्होंने महाभारत रची। वो पहाड़ों में गिरते थे तो उनसे टकराकर चट्टानें टूट जाया करती थी, मतलब इतनी हड्डियाँ मजबूत होती थी। अभी लोगों को नमक खाना सिखा दिया और ऊपर से आप देखें कि पाश्चात्य जगत का इतना सब कुछ घुसाकर जॉम्बीपना बना दिया कि एक थप्पड़ मारो तो भमके आदमी गिर जाता है। बच्चों को अगर 4 थप्पड़ मार दो तो आसानी से गिर जाते हैं। आप अपने ही लेवल में देख लें कि आप जब विद्यार्थी थे और आप पढ़ते थे अपने टीचरों के माध्यम से, तो उल्टा कर करके आपको मारा जाता था, तो भी आप हजम कर लेते थे। लेकिन आज के बच्चों को आप ऐसा करेंगे तो क्या हो रहा है सर? मतलब बच्चे कितनी जॉम्बी कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं। कौन बना रहा है इनको? कैसे बन रहे हैं? अब ये समाज को खड़ा करना था उन्हें, ऐसा ही समाज खड़ा करना था। परिवार व्यवस्था जहाँ खत्म हो जाए, उन्हें ऐसा ही समाज चाहिए था। इसीलिए संत आसाराम जी बापू को उन्होंने साइड किया।
अब सबसे बात समझने की ये है कि देखिए, मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे वीडियो लाखों लोग देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी लोग देखते हैं, जितने लोग समझते हैं, कम से कम मुझे संतोष है कि मैं उन लोगों को सही मैसेज दे पा रहा हूँ कि आज भारत देश को किस ओर लेकर जाया जा रहा है, इंसान को कहाँ खड़ा किया जा रहा है। जो लोग नहीं समझना चाहते हैं, जिन्हें इस टाइप का कंटेंट हजम नहीं हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपना कर्तव्य अदा करता रहूँगा, कोड वर्ड में आपको बताता रहूँगा। तो अब एक चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, और प्रकृति नाराज हो या ना हो ये एक अलग सवाल है, लेकिन जो एलिट्स के माध्यम से जो कंट्रोल पॉलिसी में पूरे मानसून को कंट्रोल करने की बात करके आपके साथ ये वायरस के नाम पर क्या क्या खेल खेल देंगे, इसका विश्लेषण बड़ा दर्दनाक है। आपने फिल्मों में देखा कि ज़ॉम्बी वायरस कहाँ से उत्पन्न हुआ। एक कंपनी, आप फिल्म देखेंगे, साउथ में फिल्म बनी थी, बहुत अच्छी तरीके से स्क्रिप्ट राइटर जो डायरेक्टर थे उन्होंने स्पोज की कि ये वायरस कंपनी से लीक हुआ। अभी साइबेरिया से वायरस कब लीक होगा, वो वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, वहाँ बर्फ़ पिघलेगी, वो बाहर निकल के आएगा और फिर आते आते भारत तक पहुँचे या अमेरिका तक पहुँचे या फिर चीन तक पहुँचे, तब का तब देखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है और इतना केमिकल, इतने हानिकारक केमिकल इन कंपनियों के पास पड़े हैं, अगर उस केमिकल का थोड़ी सी भी डोज समाज के बीच में डाल दी जाए, क्योंकि व्यक्ति का खाना पीना और रहना पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। आप बड़ी बड़ी मेट्रो सिटियों का देखेंगे तो आप पानी जहाँ से सोर्स है व्यक्तियों का, एक एक लाख लोग पानी वही एक छोटे से फिल्टर किया हुआ म्युनिसिपैलिटी का लोग पी रहे हैं। अगर उस म्युनिसिपैलिटी के सोर्स में थोड़ा भी वायरस चला जाए तो सीधा एक लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। एक लाख लोग से कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो ये पूरा गेम, साइबेरिया का वायरस आएगा तो तब आएगा, तब देखा जाएगा, लेकिन कंपनियां कंट्रोल पॉलिसी के तहत क्या खेल खेल दें इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए आने वाला समय बड़ा दर्दनाक है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, जब जब तांडव हुआ है, कब कब हुआ है, जब जब हितैषियों को सताया गया है, ज्ञानी महापुरुषों को सताया गया है, उनके ऊपर अत्याचार पैरेलल किए गए हैं, तब रीसेट हुआ है। जैसे कि ये लोग जो रीसेट करने की पॉलिसी लेकर पूरे विश्व को कंट्रोल में करना चाहते हो, बोलते हैं कि हम रीसेट प्रोग्राम देना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति के पास बहुत अच्छा फार्मूला रहता है। जब आप हितैषियों को सताएंगे ना, तब पूरी तरह से रीसेट मार देगी प्रकृति। रामायण का समय काल उठा कर देख लीजिए, रावण का अत्याचार हुआ तो कितने लाखों करोड़ों सैनिक मारे गए। महाभारत में आप देख लीजिए, करोड़ों लाखों सैनिक मारे गए। आज संत आसाराम जी बापू को ये लोग बुरी तरह सता रहे हैं। एक संत जिसने बड़े पैमाने में काम किया, उसको सता रहे हैं। आप देखें, अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे हितैषी हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जो जेल की सलाखों के पीछे डले हैं। निर्दोष लोगों को झूठे आरोप लगाकर से जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है। परिवार व्यवस्था को तार तार कर कर जो पॉस्को एक्ट जैसे कानून बनाए गए हैं, आप देखें कि लोगों को उत्तेजित कर कर कानून के माध्यम से कैसे निर्दोष बच्चों को, लोगों को, व्यक्तियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है। और मजा कौन ले रहे हैं? जिनके हाथ में पैसा है वो आसानी से इन चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। जो बेचारे मिड कैटेगरी के और गरीब किस्म के लोग हैं वो संघर्ष ही नहीं कर पा रहे हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे डले हैं। यानी जो सत्य के पथ में चल रहा है व्यक्ति, जो सत्य के लिए महसूस समाज में एक आदर्श बनने की कोशिश कर रहा है व्यक्ति, और एक संत जिसके ऊपर पिछले 11 साल से अत्याचार किया जा रहा है, जब ऐसा तांडव होगा तो कहीं ना कहीं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और फिर जहाँ पर तांडव इस टाइप का होता है तो वहाँ पर प्रलय और भय का माहौल बनना बिल्कुल पक्का होता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक स्पष्ट बात बता रहा हूँ कि आपसे आपके हितैषियों को छीना जा रहा है, और आपसे आपके हितैषियों को छीनकर जो हितकारी लोग आपके सामने खड़े किए गए हैं, वो आगे चलकर आपके साथ क्या गेम करेंगे, आपके बच्चों के साथ क्या गेम करेंगे और आपकी पीढ़ी के साथ क्या होगा, इसके लिए आपको सोचना, विचार करना बहुत ज़रूरी है। मैं आज इसीलिए इस विश्लेषण को आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि जिस वायरस की बात मैं आज से 5 साल पहले आपको बोला करता था, आज उसी वायरस को पूरी तरह से पैटेंट कर कर आपके दिल और दिमाग में स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से सुनाया जा रहा है, स्टोरी बनाकर बातें बताई जा रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब ये सब कुछ, मतलब फ्रिज नहीं निकालना है, कूलर नहीं निकालना है, ये सब जो इतनी सारी इंडस्ट्री लगा दी है, प्रदूषण कर दिया गया है। आप प्लास्टिक को दिनों दिन गला रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, हर चीज़ को प्लास्टिक में बना दिया है। ईपी वेव्स, और फिर आप देखें कि जो ईपी वेव्स कत्ल खानों से उत्पन्न हो रही हैं, उनको कंट्रोल नहीं करना है। क्या बताना है कि अगर वहाँ का टेम्परेचर कम अगर हो गया, ज़्यादा हो गया तो बर्फ़ पिघल जाएगी। यानी इन्हें सॉल्यूशन नहीं देना है, इनको डरा कर लोगों को कंट्रोल पॉलिसी की ओर ले जाना है कि आप ग्लोबल वार्मिंग को
आप समझो, ग्लोबल वार्मिंग को आप समझो, बच्चों को समझाया जा रहा है, सबको समझाया जा रहा है। इससे ग्लोबल वार्मिंग को सही करने के लिए फिर ये आप लोगों को एक सूत्र देंगे कि कार्बन फुटप्रिंट्स को कंट्रोल किया जाए। आप जो अन्न खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, या किसान खेती कर कर जो अन्न उपजा रहे हैं या फसलें उपजा रहे हैं, उससे बहुत कार्बन उत्पन्न हो रहा है। आप लेबोरेटरी में पैदा किया हुआ अन्न खाएं, आप लेबोरेटरी में पैदा किया हुआ मांस खाएं, आप लेबोरेटरी में पैदा किए हुए बच्चों को समाज के बीच में पालें, पोसें, क्योंकि अभी इंसानों की भी इनको ज़रूरत नहीं है, औरत की इनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा पैदा करने का सिस्टम भी आप लेबोरेटरी के माध्यम से लोग देना चाहते हैं। यानी कि ऐसे आर्टिफिशियल बच्चे पैदा हों जिन्हें हाफ मशीन में तब्दील किया जाए और हाफ ह्यूमन रहने दिया जाए। और ऐसे जो बुद्धिविहीन बच्चे रहेंगे, क्योंकि अपना तर्क लगा नहीं पाएंगे, और वो किनकी अकॉर्डिंग चलेंगे, उनका धर्म, कर्म, मानवता, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट में दी जाएगी और वो लोग अपने लिए यूज कर पाएंगे। मतलब इस लेवल का उनका सपना है, और इस लेवल का सपना वो लोग इसलिए आसानी से साकार कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास भारी पैसा है, भारी पैसा है। क्योंकि पैसा की प्रोसेस भी इन्हीं लोगों ने बनाई है। जो नोट छापने की जो प्रोसेस है वो कहाँ से बनती है? सोना तो आपका सब खींच के रख लिया इन्होंने। जो व्यवहार सोना और चांदी के हिसाब से मानव के बीच में चला करता था, राजाओं के बीच में, अब कंट्रोल पॉलिसी के तहत ये लोग नोट के आधार पर सब कुछ चलता है। अब वो नोट कौन छाप रहा है उस पर भी विशेष ध्यान कर देने तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी हवा हवाई है। अब तो नोट भी छापने की जरूरत नहीं है, सीधा कैशलेस कर दिया है, सब हवा में पैसा है। आपके मोबाइल में कोड आ गया, मतलब आपके पास लाखों लोग रुपए आ गए, वो कोड में रुपए कम हो गया तो आपके पास कम हो गया रुपया। और वाई द वे जो सब चीज़ें इंटरनेट से कनेक्ट की जा रही है, और इंटरनेट कहाँ से कनेक्ट है? इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट है। और जब आपकी जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी गायब कर दी जाएगी उस दिन आपकी बैंकें और कंट्रोल पॉलिसी में कहाँ जाएंगी? फिर बोलते हैं कि हमने सोलर ऊर्जा का बहुत बड़ा सोर्स ढूंढा है। भाई सोलर ऊर्जा भी तो कहीं ना कहीं बैटरी से कंट्रोल हो रही है, या फिर ये सब सिस्टम कहाँ से चलेंगे? तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी कंट्रोल पॉलिसी के तहत चल रही हैं। ये समझ लीजिए, अगर आपके हितकारी लोग अगर पॉइंट पर बैठकर आपके लिए हित में सोच रहे हैं, तब तो समझ में आता है कि ये देश विकास कर रहा है या लोग विकास कर रहे हैं। आपको डिजिटलाइजेशन का झांसा देकर आपको बड़े ही अच्छे पद में खड़ा करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं। जब जो लोग एक विशेष कंट्रोल पॉलिसी के तहत इंसान को गुलाम करने का सपना लेकर बैठे हैं, तो वो लोग आपको कहां पर बैठाएंगे ये झांसा देकर, इसका भी विश्लेषण आपको दिमाग से समझना पड़ेगा। क्योंकि ये सब कुछ आपके सामने अचानक ही होगा, और अभी जो हो रहा है वो बहुत ही धीमे धीमे हो रहा है, और आपको एक अच्छा झांसा दिया जा रहा है। आपके परिवार को अच्छा झांसा दिया जा रहा है, आपके बच्चों को अच्छा झांसा दिया जा रहा है, और आपको दिया जा रहा है। और आपके हितैषियों को पैरेलल तरीके से ख़त्म करने का, उन्हें आपसे दूर करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। अपने हितैषियों को आप समझें। फिर से मैं बोलूँगा कि खड़े होकर आज भी कई लोग मेरे से बोलते हैं कि संत आसाराम जी बापू का सब्जेक्ट मात्र हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमको क्या लेना देना, उनके भक्त जाने वो जाने वगैरह वगैरह। ये आप समझें कि जो संत आसाराम जी बापू कर रहे हैं या कर रहे थे, आज भी जो कर रहे हैं, वो परिवार व्यवस्था को जोड़ने का काम कर रहे थे। भारत देश में ब्रह्मचर्य का महत्व लोगों के दिल और दिमाग में बैठे इसका प्रचार कर रहे थे। आप उनके जो शिष्य हैं, उनके साधकों के घर में आप जाएंगे तो उनके जो बच्चे होंगे छोटे छोटे, उनसे आप मिलेंगे ना, तो आप पाएंगे कि वो दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक का पाठ करते हैं। जिस संत ने पिछले 50 साल से ऐसे दिव्य प्रेरणा प्रकाश के ग्रंथ को समाज के बीच बीच में पहुंचाया, बच्चों के बीच में प्रतियोगिताएं कर उनको संयम का पाठ सिखाया, आज उसी संत के ऊपर एक चरित्र विहीन आरोप लगाकर, उसके चरित्र को दाग लगाकर समाज से दूर करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया। इसको आपको पैरेलल समझना पड़ेगा। जो लोग तर्क से समझते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, तो कोर्ट कचहरी की भाषा में समझें तो भी आप पाएंगे कि सब दूध का दूध और पानी का पानी है। फिर भी एक संत को पिछले 11 साल 6 महीने से जेल में रखा गया है। क्यों रखा गया है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। इस रीजन को समझें, और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। इस रीजन के पीछे जुड़ा एक बहुत बड़ा सच का आईना आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले समय में जो आर्टिफिशियल आपके सामने हितैषी बने हुए हैं, वो आपको किस ओर लेकर जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है कि एक साथ जब आपके साथ बहुत बड़ा अटैक होगा, और तब आप कितने हद तक बच पाएंगे। इसलिए इन तमाम चीज़ों को आप समझें, संज्ञान में लें, और फिर से कदम उठाकर अपने हितैषियों को बचाने का प्रयास करें, उनके साथ अपनी आवाज़ उठाएं। इसी में ही हमारे देश की और भविष्य की, उत्तम भविष्य की सबसे बड़ी भलाई है। तो जो प्रोसेस चल रही है इसको आपको समझना होगा। फिर मिलूंगा नए अध्ययन के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।